आपका भी समय बहुत कीमती है, मेरा भी समय बहुत कीमती है। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे और आज हम लोग पिछले टर्न पर हम लोगों ने पीएसएलवी के बारे में पढ़ा था बच्चों। पीएसएलवी के बारे में पढ़ा था, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान के बारे में पढ़ा था। होप आपने उस कहानी को, उस पीएसएलवी को बड़ा एंजॉय किया था। तो आज ऐसा ही एक ऐसे ही यान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जिसे हम लोग जीएसएलवी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों? जीएसएलवी, या हिंदी में उसे बोलते हैं भूत तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान। भूत तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है बच्चों, तो एक सवाल ये उठता है जो पिछली कहानी में हमने बताया था कि हमको जीएसएलवी बनाने के लिए तीसरी स्टेज में जो क्रायोजेनिक इंजन की जरूरत होती है, लिक्विड हाइड्रोजन लिक्विड ऑक्सीजन की जरूरत से चलने वाला जो इंजन होता है, उसको बनाने हम बना रहे थे, लेकिन बनाने के लिए जो हमें रशिया से मदद चाहिए था वो नहीं मिल पाई थी, अमेरिका वगैरह के विरोध में। उसके बाद जीएसएलवी जो है वो बनने का जो प्रोजेक्ट था वो काफी डामाडोल स्थिति में आ गया था, ये मैंने आपको बताया था। अब इसमें एक सवाल ये उठता है कि जब सर पीएसएलवी से ही सारे हम लॉन्चेस कर सकते हैं, जैसा कि आपने पिछली बार बताया था कि 5 तरीके की पीएसएलवी हमारे पास है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, तो जीएसएलवी की जरूरत ही क्या है ना? ये सवाल हो सकता है कि भाई पीएसएलवी की, जब हमारे पास पीएसएलवी है, इतना शानदार पीएसएलवी है, तो हमारे पास जीएसएलवी की जरूरत क्या? हम जीएसएलवी ना बनाएं? नहीं बेटा, बना, उसकी समस्या है। पीएसएलवी हर तरीके के सैटेलाइट को, हर तरीके के उपग्रह को कक्षा में छोड़ तो सकता है, चाहे वो निम्न भू कक्षा में हो, चाहे वो जो है वो भूतुल्यकालिक कक्षा में, वहां पर सैटेलाइट को छोड़ तो सकता है, लेकिन समस्या इस बात की है कि ज्यादा भारी सैटेलाइट को नहीं छोड़ सकता है, ज्यादा हैवी सैटेलाइट को नहीं छोड़ सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इतने भारी सैटेलाइटों को जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में, यानी कि भूतुल्यकालिक कक्षा के अंदर जो 36,000 किलोमीटर की दूरी पर होती है, वहां पर छोड़ने की कैपेसिटी पीएसएलवी के अंदर नहीं है। छोटे मोटे हल्के फुल्के उपग्रहों को तो ये उसमें 36,000 किलोमीटर की दूरी पर छोड़ सकता है, लेकिन भारी उपग्रहों को नहीं छोड़ सकता। तो इसलिए भारी उपग्रहों को छोड़ने के लिए हमें जीएसएलवी बनाना जरूरी था। अब सवाल ये आता है कि सर जीएसएलवी में जो क्रायोजेनिक इंजन बनता लगता है, उसको तो रशिया ने देने से मना कर दिया था, तो सर कैसे ये बन पाया, या कैसे बन रहा है या बन पाया? तो बच्चों देखो, रशिया हमारा एक बड़ा अच्छा दोस्त था, और अगर कोई दोस्त है तो दोस्त की मदद कैसे भी कर सकता है। ठीक है, हो सकता है कहीं पर नियम कानून अगर आने आते हो तो वो नियमों में बदलाव भी कर सकता है, बहुत सारी चीजें कर सकता है। उसी तरीके से रशिया ने हमारी मदद करी। रशिया ने हमारी कैसे मदद करी बच्चों? रशिया ने कहा कि भाई देखो, टेक्नोलॉजी यानी तकनीक तो हम तुम्हें नहीं बता पाएंगे क्योंकि हम पर अंतरराष्ट्रीय दबाव है, तो अंतरराष्ट्रीय दबाव के कारण हम तुम्हें तकनीक तो क्रायोजेनिक इंजन की नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम तुम्हें एक चीज कर सकते हैं। पूछा भारत ने क्या कर सकते हैं, तो रशिया ने कहा हम तुम्हें अपना इंजन ही दे देंगे। ठीक है, इंजन बताएंगे नहीं इंजन कैसे बना, लेकिन हम तुम्हें इंजन ही अपना दे देंगे। तो उससे होगा क्या कि उस इंजन को खोलकर, समझकर, अध्ययन करके तुम अपना इंजन बना लेना, इंडिजिनस इंजन बना लेना। तो बात समझ में आई? मतलब इसका मतलब ये हुआ कि एक तरीका ये पेन है, इस पेन से हम इस बोर्ड पर लिखते हैं, तो अब एक तरीका ये हो सकता है कि मैं इस पेन को बनाने की तकनीक तुम्हें दे दूं। ठीक है, तो आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें तकनीक पता है, बस चीजों को तुम्हें वैसे ही उसी तकनीक से जोड़ देना, ये पेन बनकर तैयार हो जाएगी, तो समय कम लगेगा अगर मैं तुम्हें तकनीक दे दूं। लेकिन उसी जगह पर किसी वजह से अगर मैं नियमों से बंधा हुआ हूं, तुम्हें इस पेन को बनाने की तकनीक नहीं दे सकता हूं, तो एक काम ये कर सकता हूं कि ये पेन ही तुमको दे दूं और कहूं कि तुम इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके, यानी इसको खोलकर, आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, हर जगह से इसे खोलकर तुम इसके बारे में समझ लो कि कैसे बना है। वक्त ज्यादा लगेगा, लेकिन तुम जब एक बार समझ लोगे तो अपनी पेन इसी तरीके की बना सकोगे। तो यही चीज यहां पर बच्चों की गई। क्या किया गया कि रशिया ने हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करी क्योंकि नियमों से वो बंधा हुआ था, लेकिन उसने क्या किया बच्चों कि हमें अपनी पेन, मतलब अपनी इंजन दे दिए, और अपने इंजन देकर कहा कि तुम इसको खोलकर, अच्छे से समझकर, खूब रिसर्च करके इसको अपना खुद का क्रायोजेनिक इंजन तुम बना लो, और फिर उसके बाद तुम जीएसएलवी बनाओ। तो समय तो ज्यादा थोड़ा लगेगा, लेकिन तुम अपना बना तो लोगे। तो कुल मिलाकर रशिया की ही मदद से हम लोगों ने अपना क्रायोजेनिक इंजन बनाया, भारत ने अपना पहला स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बनाया। तो याद रखिएगा बच्चों कि ये जो जीएसएलवी होता है, जीएसएलवी की अगर बात की जाए तो जीएसएलवी 3 स्टेजेस का रॉकेट होते हैं। ठीक है, 3 स्टेजेस के रॉकेट होते हैं, जिसमें से जो पहला स्टेज होता है, स्टेज 1 जिसे हम लोग बोल सकते हैं, या हिंदी में इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको हिंदी में हम लोग चरण 1 कह सकते हैं। ठीक है, चरण 1 कह सकते हैं। ये जो चरण 1 होता है, ये चरण 1 बनता है सॉलिड फ्यूल से। सॉलिड फ्यूल का मतलब इसमें यूज होता है एचटीपीबी, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। और इसका जो चरण 2 होता है, यानी कि जो जीएसएलवी होता है, इसका जो चरण 2 होता है, उसमें लिक्विड इंजन यूज होता है, जिसमें लिक्विड फ्यूल यूज होता है, यूडीएमएच, अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्राजीन होता है। फिर जो इसका तीसरा चरण होता है, यानी कि जो हमारा ये जीएसएलवी है, ये 3 चरण वाला इंजन होता है, 3 चरण वाला रॉकेट होता है, और चरण 3 में हम लोग यूज करते हैं क्रायोजेनिक फ्यूल का। ठीक है, किसका यूज करते हैं? क्रायोजेनिक इंजन का यूज करते हैं। क्रायोजेनिक इंजन जो तीसरे चरण में यूज होता है बच्चों, इस क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन की तरह से यूज किया जाता है, ईंधन की तरह से तरल हाइड्रोजन यूज की जाती है। क्या यूज किया जाता है? तरल हाइड्रोजन का इसमें उपयोग किया जाता है। और साथ ही साथ इसमें ऑक्सीकारक, यानी इस हाइड्रोजन को जलाने के लिए जिस ऑक्सीकारक का उपयोग होता है, आपको पता है ना कि किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, बिना ऑक्सीजन के कोई चीज जल नहीं सकती है। तो जो ऑक्सीकारक, यानी कि जो कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, हाइड्रोजन को जलाता है, तो ऑक्सीजन की तरह से ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए, ऑक्सीजन देने के लिए जिस ऑक्सीकारक का उपयोग होता है, वो होता है तरल ऑक्सीजन। क्या होता है? तरल ऑक्सीजन। तो तरल ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है हाइड्रोजन को जलाने के लिए, और हाइड्रोजन जो है वो ईंधन की तरह से उपयोग में आता है। अब ये जो हाइड्रोजन होता है बच्चों, वैसे तो गैस होती है, लेकिन इसको तरल अवस्था में बदलने के लिए, लिक्विड हाइड्रोजन में बदलने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है, वो लगभग 260 डिग्री सेल्सियस के करीब, यानी कि -256 डिग्री सेल्सियस के करीब का टेम्परेचर चाहिए होता है। तो किसी भी हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन वैसे गैस होती है, लेकिन अगर आप उसका ईंधन की तरह उपयोग करना चाहते हैं तो उसको तरल अवस्था में बदलना पड़ेगा। और तरल हाइड्रोजन को तरल अवस्था में बदलने के लिए जो तापमान की जरूरत होती है, वो -256 डिग्री सेल्सियस की जरूरत होती है। इतना कम टेम्परेचर, जरा सोचिए, -256 डिग्री सेल्सियस। मतलब सोचिए कि आपका जो फ्रिज है उसमें -10 डिग्री सेल्सियस
सेल्सियस मेंटेन करने के लिए कितनी मशीनें लगी हैं, तो जरा सोचिए -256 डिग्री सेल्सियस का टेंपरेचर मेंटेन करने के लिए कितनी मशीन, कितनी टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा। इसके अलावा ये जो ऑक्सीकारक यानी कि हाइड्रोजन को जलाने के लिए ऑक्सीकारक की जरूरत होती है, इसमें तरल ऑक्सीजन यूज करते हैं, और तरल ऑक्सीजन तो गैस होती है, लेकिन इसको तरल में बदलने के लिए जिस तापमान की जरूरत होती है वो -196 डिग्री सेल्सियस के करीब होती है, -196 या 180 से लेकर -196 डिग्री सेल्सियस के करीब होती है। तो जरा सोचिए इतने टेंपरेचर पर इसे लाकर आपको ऑक्सीजन को तरल में बदलना पड़ेगा, ठीक है, तरल में बदलना पड़ेगा। तो ओवरऑल बच्चों यहां पर मैंने क्या बताया कि जो जीएसएलवी है, जो हमारा जीएसएलवी रॉकेट है, वो जीएसएलवी रॉकेट 3 चरण का रॉकेट है। चरण 1 स्टेज 1 यानी कि पहला इंजन जो लगा रहता है वो सॉलिड फ्यूल से यानी कि ठोस ईंधन से चलता है, ठोस ईंधन इसमें यूज होता है एसटीपीबी। चरण 2 में जो है लिक्विड इंजन यूज होता है यानी कि तरल ईंधन यूज होता है, तरल ईंधन की तरह से यूडीएमएच का उपयोग किया जाता है। और चरण 3 में क्रायोजेनिक इंजन लगा होता है, ठीक है, क्रायोजेनिक इंजन जो होता है उसके अंदर जो ईंधन यूज होता है वो तरल हाइड्रोजन होती है, जिसका टेंपरेचर -256 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन करना पड़ता है, और तरल ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है हाइड्रोजन को जलाने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों ये जीएसएलवी तैयार होता है। क्या तैयार होता है? जीएसएलवी तैयार होता है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है या भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान तैयार होता है। तो होप मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली जो ये है क्या कहते हैं जीएसएलवी जो होता है वो किस तरीके से किस टाइप का होता है। अच्छा, जीएसएलवी की जरूरत क्यों पड़ी ये भी मैंने आपको बता दिया, तो इसको एक लाइन में थोड़ा सा नोट कर लीजिए, जिससे जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं वो आपको अच्छे से नोट हो जाए। लिखिएगा बच्चों, लिखिएगा कि भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान, भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान 3 चरणों से बनाया गया, 3 चरणों से बनाया गया रॉकेट है, 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 जिसमें पहला तथा दूसरा चरण क्रमशः, जिसमें पहला और दूसरा चरण क्रमशः, जिसमें पहला और दूसरा चरण क्रमशः ठोस तथा तरल ईंधन से चलता है, जिसमें पहला तथा दूसरा चरण क्रमशः ठोस तथा तरल ईंधन से चलता है, तथा तीसरा चरण तथा तीसरा चरण तथा तीसरा चरण तथा तीसरा चरण क्रायोजेनिक 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 इंजन होता है, क्रायोजेनिक इंजन होता है, जिसमें ईंधन की तरह तरल हाइड्रोजन ब्रैकेट में लिख लीजिएगा -256 डिग्री सेल्सियस, -256 डिग्री सेल्सियस, तथा ऑक्सीकारक की तरह तरल ऑक्सीजन ब्रैकेट में -183 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है, की आवश्यकता होती है, की आवश्यकता होती है, की आवश्यकता होती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान, भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान, भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान को मुख्यतः, भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान को मुख्यतः भारी उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए बनाया गया है, भारी उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए बनाया गया है, प्रक्षेपित करने के लिए बनाया गया है। ठीक है बच्चों, तो ये बात मैंने बता दी, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। जल्दी से अगर नहीं इसको बनाया है तो इसको बना लीजिए। चरण 1, चरण 2, चरण 3। चरण 1 में ठोस ईंधन उपयोग में आएगा, चरण 2 में तरल ईंधन उपयोग में आएगा, चरण 3 में क्रायोजेनिक ईंधन का उपयोग किया जाएगा जो कि तरल हाइड्रोजन है, और ऑक्सीकारक की तरह से तरल ऑक्सीजन का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से इसे बना लीजिए बच्चों बहुत अच्छे से। तो इसके बारे में और चीजें मैं बताऊं, यहाँ पर टेम्परेचर, जब ये बेसिक केमिस्ट्री है नेहा कुमारी, कि जब किसी भी गैस को टेम्परेचर कम करोगे और साथ ही साथ प्रेशर बढ़ाओगे तो हाई प्रेशर और कम टेम्परेचर पर गैसें सिकुड़ जाती हैं। गैसों के जो अणु होते हैं वो अपनी जगह पर सिकुड़ने लगते हैं, यानी कि अपना स्थान, ठीक है, कम स्थान पर वो आकर जो है वो पास आ जाते हैं, और वो गैस जो है वो तरल अवस्था में बदल जाती है। तो याद रखिएगा, गैस को तरल में बदलने के लिए कम टेम्परेचर करना होता है और हाई प्रेशर लगाना होता है। वही चीज यहाँ पर किया जा रहा है। होप कि नेहा कुमारी को ये जवाब मिल गया होगा। ठीक है, इसमें बूस्टर की जरूरत नहीं होती है। बूस्टर अगर हम यूज भी करते हैं तो एज जो है वो फर्स्ट स्टेज ही हम यूज कर लेते हैं, पहले स्टेज की तरह से यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल बात क्लियर बच्चों। ठीक है, पहले पढ़ लो प्रदीप जांगीर, ठीक है, उसके बाद बेटा आंसर राइटिंग करना, थोड़ा सा मटेरियल तुम्हारे पास हो जाए, थोड़ा तुम्हारे पास मैटर हो जाए, उसके बाद आंसर राइटिंग मैं बताऊंगा कैसे करनी है। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो बिल्कुल बात इसमें क्लियर हो गई। इसमें बूस्टर नहीं, पहला स्टेज ही एज अ बूस्टर भी यूज होता है और फर्स्ट स्टेज भी यूज होता है, मैंने बताया इस चीज के बारे में। ठीक है, तो बात बिल्कुल क्लियर बच्चों। ठीक है, बिल्कुल बात क्लियर, आपको नोट हो गया मेरे प्यारे बच्चों, नोट हो गया सारी चीजें। अब देखो बच्चों, हुआ क्या कि ये जो भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान है, तो भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान की जहां तक मैं बात कर रहा था कि ये जो भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान है, इसकी अगर मैं बात करूं बच्चों, तो ये सबसे पहले जब उसने रशिया ने हमें इंजन दिया, तो रशिया ने जब हमें इंजन दिया तो हमने जीएसएलवी जो बनाया, जीएसएलवी का MK1 बनाया, यानी पहला टाइप बनाया। ठीक है, MK का मतलब होता है मार्क, मार्क का मतलब होता है टाइप, टाइप का मतलब होता है प्रकार।
आ रही बात समझ में? तो सबसे पहले जब रशिया ने अपना क्रायोजेनिक इंजन हमें दिया कि भैया तुम सीखो, इससे बनाओ, ठीक है, अनुसंधान करो, विकास करो, तो उसके लिए रशिया के क्रायोजेनिक इंजन की मदद से हमने जीएसएलवी का टाइप 1 बनाया, जिसका नाम था जीएसएलवी MK1, ठीक है, MK1। इसमें क्या कौन सा इंजन हमने लगाया? रशियन इंजन लगाया, ठीक है, रशियन क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जो हमने उनसे लिया था। तो रशियन क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया गया, ठीक है, रशियन क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया गया। दूसरा जो है, इसको जो जीएसएलवी का MK1 था, टाइप 1 था, इसको मेनली जो है हमने अनुसंधान और विकास के लिए बनाया, ठीक है, इससे हमने कोई लॉन्च नहीं किया, बस अनुसंधान एवं विकास के लिए हमने इसका उपयोग किया, ठीक है, यानी कि अपना खुद का इंजन बनाने के लिए हमने जीएसएलवी MK1 को यूज किया। जीएसएलवी MK1 की मदद से अनुसंधान और विकास यानी हम अपना इंजन खुद बना सकें, इसका प्रयास किया गया, ठीक है। तो इससे कोई खास लॉन्च नहीं हुआ, बस ये था कि हम इसमें रिसर्च और डेवलपमेंट करना चाहते थे, इसलिए हमने जीएसएलवी MK1 बनाया, रशियन क्रायोजेनिक इंजन का इसमें उपयोग किया। उसके बाद जब हमने अपना खुद का इंजन बना लिया, खुद का क्रायोजेनिक इंजन बना लिया, जो कि बहुत मुश्किल था बनाना, लेकिन हमने जब बना लिया, हमने ये कारनामा कर लिया, तो हमने जीएसएलवी का दूसरा रूप बनाया, जिसे जीएसएलवी MK2 कहा गया, जिसको क्या बोला गया बच्चों? जीएसएलवी MK2 कहा गया। तो इस वक्त जो आप ये वाला देख रहे हैं, ये जीएसएलवी MK2 है, ये रॉकेट जो आप लोग देख रहे हैं बच्चों, ये जीएसएलवी MK2 है, और ये जो जीएसएलवी MK2 है, इसमें हमने भारतीय इंजन, ठीक है, यानी स्वदेशी इंजन का उपयोग किया। क्या हुआ? अपना स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का इसमें प्रयोग किया गया, भारत का अपना खुद का बनाया हुआ स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया, ठीक है, स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया। अब इसकी बात की थी, जो जीएसएलवी MK2 यानी टाइप 2 था, इसकी जो पेलोड कैपेसिटी, यानी कि ये जितना भार वहन कर सकता है, जितने भारी सैटेलाइटों को ये अपने साथ ले जा सकता है, तो इसकी जो पेलोड क्षमता है, ठीक है, पेलोड क्षमता बनी वो थी, अगर लो अर्थ ऑर्बिट में यानी निम्न भूकक्षा में हमें सैटेलाइट को भेजना था, तो इसकी मदद से हम 5000 किलोग्राम का सैटेलाइट भेज सकते थे। लो अर्थ ऑर्बिट में यानी निम्न भूकक्षा में इसकी मदद से हम लोग 5000 किलोग्राम का सैटेलाइट भेज सकते थे, और जियो में, ठीक है, जियो में अप्रोक्सीमेटली 2500 किलोग्राम का सैटेलाइट हम भेज सकते थे, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमने जीएसएलवी MK2 बनाया, स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन लगाया इसके अंदर, पेलोड क्षमता इसकी रही लो अर्थ ऑर्बिट में यानी निम्न भूकक्षा में, यानी 200 से लेकर 2000 किलोमीटर की ऑर्बिट में 5000 किलोग्राम की, और साथ ही साथ जियो ऑर्बिट में ये 2500 किलोग्राम के सैटेलाइट को ले जा सकता है, ठीक है। फिर हमने सोचा थोड़ा और एडवांस करते हैं, कुछ और तूफानी करते हैं, और कुछ मजेदार करते हैं, फिर हमने जीएसएलवी MK3 बनाया, जीएसएलवी MK3 बनाया। जीएसएलवी MK3 में स्वदेशी इंजन बनाया, ठीक है, क्या बना इसमें भी अपना स्वदेशी इंजन इसमें क्रायोजेनिक इंजन हमने लगाया, ठीक है, और स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन लगाया और इसको और अधिक क्षमता वाला बनाया। तो इसकी जो पेलोड क्षमता है, ठीक है, इसकी जो पेलोड क्षमता है बच्चों, वो बढ़ा दी हमने। लो अर्थ ऑर्बिट में इसकी मदद से लगभग 8000 किलोग्राम का सैटेलाइट हम भेज सकते हैं, और जियो में यानी 36000 किलोमीटर की ऑर्बिट में इसकी मदद से 4000 किलोग्राम का सैटेलाइट भेजा जा सकता है। तो लियो में 8000 किलोग्राम का सैटेलाइट और जियो में 4000 किलोग्राम का सैटेलाइट इसकी मदद से भेजा जा सकता है। इस वक्त जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है जीएसएलवी MK3, जीएसएलवी MK3 की पिक्चर इस वक्त आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, और इसमें स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन लगाया गया है। पेलोड क्षमता लियो में 8000 किलोग्राम की, जियो में 4000 किलोग्राम की मौजूद है। अब यही जो जीएसएलवी MK3 है मेरे प्यारे बच्चों, इसी का नाम जो है वो बदलकर LVM3 रख दिया गया है। क्या रख दिया गया है? LVM3, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ठीक है, LVM3। तो जीएसएलवी MK3 या LVM3 दोनों एक ही हैं, उनकी पेलोड क्षमताएं जो है वो सेम है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या बताया कि जीएसएलवी के 3 बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल सामान्य, फिर से वही बात बोलूंगा, सामान्य बुद्धि से सामान्य तरीके से अगर आप सुन रहे होंगे तो आपको तैयार हो गया होगा कि जीएसएलवी हमने क्यों बनाया। जीएसएलवी हमने भारी सैटेलाइटों को लॉन्च करने के लिए बनाया, ठीक है, और इसमें पहले हमने जीएसएलवी MK1 बनाया, जिसमें हमने रशियन क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया, और साथ ही साथ इससे हमने अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दिया, जिससे अपना खुद का स्वदेशी इंजन, क्रायोजेनिक इंजन हम बना सकें, ठीक है, स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बना सकें। फिर उसके बाद हमने जब स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बना लिया, तो अपना जीएसएलवी MK2 बनाया, जिसकी पेलोड क्षमता लो अर्थ ऑर्बिट में 200 से 2000 किलोमीटर की ऑर्बिट में, इसकी मदद से हम लगभग 5000 किलोग्राम के सैटेलाइट भेज सकते हैं, और साथ ही साथ 36000 किलोमीटर की ऑर्बिट में, जियो ऑर्बिट में हम लगभग 2500 किलोग्राम के सैटेलाइट भेज सकते हैं। फिर हमने और एडवांस किया अपने आप को, खुद का स्वदेशी इंजन और मजबूत किया, जीएसएलवी MK3 बनाया, जो कि जिसे अब LVM3 के नाम से जाना जाता है, जिसकी पेलोड क्षमता लियो ऑर्बिट में 8000 किलोग्राम की और जियो ऑर्बिट में 4000 किलोग्राम की है। तो इस तरीके से बच्चों ये 3 टाइप के ये जीएसएलवी बनाए गए। ये अब इस वक्त क्या हो गया है? रिटायर हो चुका है, क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है। हमारे पास इस वक्त जीएसएलवी MK2 है, जीएसएलवी MK3 है। होप मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल स्पष्ट तौर पर आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा जीएसएलवी क्या है, मैंने पढ़ा भी दिया, लिखा भी दिया, और ये 2 कैटेगरी मैंने आपको बताई, इसको जल्दी से उतार लीजिए। होप मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सिंपल सा तुम अगर क्लास करते रहोगे बच्चों, सिंपल सा क्लास तुम करते रहो, इसकी फर्स्ट स्टेज भी कह सकते हो। तो इसकी फर्स्ट स्टेज अलग से नहीं होती है जैसे कि पीएसएलवी में थी, बल्कि यही जो है सॉलिड फ्यूल बूस्टर भी है, और यही इनकी फर्स्ट स्टेज भी है, मतलब बूस्टर ही इनका पहला चरण है, ठीक है। ये बूस्टर बर्नआउट हो जाते हैं, फिर उसके बाद लिक्विड इंजन चलता है, ये लिक्विड इंजन चलता है, फिर यहां पर क्रायोजेनिक इंजन होता है, ठीक है, ये इस तरीके से होता है। थैंक यू। कि एक कुछ तो उसमें भी हो इतना, तो अगर पीएसएलवी है उसके बावजूद भी अभी हमने स्पेस एक्स से अपना वो सैटेलाइट क्यों भेजा? जो सैटेलाइट अभी हमने भेजा था GSAT-20, ठीक है, जिसको नाम दिया था, उसका भार मेरे प्यारे बच्चे भारत का सबसे भारी सैटेलाइट था, और उसका भार 4700 किलोग्राम का था, 4700 किलोग्राम का भार था। और हमारी जो पेलोड कैपेसिटी है जियो ऑर्बिट में वो 4000 किलोग्राम की है। जियो ऑर्बिट में हम 4000 किलोग्राम तो ले जा सकते हैं इसकी मदद से, तो हम, और वो उसका भार था 4700, तो 4700 नहीं ले जा सकते थे, इसीलिए हमने स्पेस एक्स कंपनी की मदद ली, ठीक है, अपने उस भारी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। होप की ये सारी की सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। पेलोड का मतलब जो सैटेलाइट रखकर भेजते हैं उसे पेलोड कहते हैं। नूतन शर्मा पहली क्लासेस
ठीक है। अब देखो बच्चों, लेटेस्ट जो सैटेलाइट भेजे गए हैं इनकी मदद से, तो अभी लेटेस्ट जो सैटेलाइट जीएसएलवी MK2 से भेजा गया है भारत का, तो जीएसएलवी MK2 से जो लेटेस्ट सैटेलाइट भेजा गया है वो 17 फरवरी 2024 को भेजा गया है, और इसकी मदद से हमने एक मौसमी उपग्रह भेजा था जिसका नाम था इनसेट 3DS। तो मौसमी उपग्रह इसकी मदद से लेटेस्ट हमने भेजा, ठीक है, जीएसएलवी MK2 की मदद से। नाम क्या था? इनसेट 3DS। और जो LVM-3 यानी कि जो हमने जीएसएलवी MK3 या जिसे अब LVM-3 के नाम से जाना जाता है, उसकी मदद से जो हमने लेटेस्ट सैटेलाइट अभी भेजा था जुलाई 14 2023 को, चंद्रयान 3 लॉन्च किया था। तो चंद्रयान 3 जो है इसी जीएसएलवी MK3 से या LVM-3 से लॉन्च किया गया था, और जीएसएलवी MK2 से लॉन्च जो सैटेलाइट था उसका नाम था इनसेट 3DS मौसमी उपग्रह। नोट कर लीजिए, लेटेस्ट जो सैटेलाइट भेजे गए हैं इनसे वो ये हैं। नोट कर लीजिए बच्चों। बहुत बढ़िया ब्यूटी शर्मा, बहुत बढ़िया सुप्रिया। बहुत ही सामान्य है, ठीक है, रोज 6 घंटे, ठीक है, और तैयार करके उनको गारंटी है। खतरनाक है, कहा था मध्यम। नोट हो गया मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग एक मिशन लॉन्च कर रहे हैं बच्चों जिसका नाम है गगनयान मिशन। सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, थैंक यू नेहा। तो एक अभी हम लोग बच्चों मिशन लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम क्या है? गगनयान मिशन। गगनयान मिशन में किया क्या जाएगा कि भारत पहली बार ऐसा होगा बच्चों कि पहली बार भारत अपने 3 अंतरिक्ष यात्रियों को, ठीक है, 3 अंतरिक्ष यात्रियों को कहां भेजेगा? अंतरिक्ष में भेजेगा। 3 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेगा। तो एक गगनयान मिशन भारत का एक महत्वाकांक्षी मिशन है जिसमें पहली बार भारत 3 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेगा, ठीक है। तो उसके लिए एक स्पेशल यान बनाया गया है, ठीक है, और ये स्पेशल यान जो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है, ठीक है, LVM-3 जिसे हम लोग जीएसएलवी MK3 के नाम से जानते हैं, उसी जीएसएलवी MK3 को जो अभी आपने पढ़ा, वही LVM-3 को जिसको आपने पढ़ा, उसी LVM-3 को, उसी जीएसएलवी MK3 को मॉडिफाई कर दिया गया है, उसको थोड़ा सा और उन्नत बना दिया गया है, और उसका नाम रखा गया है मानव रेटेड LVM-3 या ह्यूमन रेटेड LVM-3 नाम दिया गया है, या मानव रेटेड LVM-3 नाम दिया गया है, और वो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है। तो याद रखिएगा बच्चों, गगनयान मिशन के लिए जिसमें भारत पहली बार 3 अंतरिक्ष यात्रियों को गगन की यात्रा कराएगा, स्पेस में भेजेगा, उसके लिए एक स्पेशल यान बनाया गया जिसका नाम HLVM-3 है या मानव रेटेड LVM-3 है, उसका उपयोग करेगा। तो ये जो यान आप देख रहे हैं ये वही यान है, ठीक है। तो इसको नोट भी कर लीजिए बच्चों कि भारत अपनी महत्वाकांक्षी योजना गगनयान के लिए भारत अपनी महत्वाकांक्षी योजना गगनयान के लिए जिसके अंतर्गत 3 अंतरिक्ष यात्रियों को इसरो अंतरिक्ष में भविष्य में भेजेगा। 3 अंतरिक्ष यात्रियों को इसरो भविष्य में अंतरिक्ष में भेजेगा उसके लिए मानव रेटेड LVM-3 नाम के रॉकेट का उपयोग किया जाएगा। मानव रेटेड LVM-3 नामक रॉकेट का उपयोग किया जाएगा। मानव रेटेड LVM-3 रॉकेट का उपयोग किया जाएगा जो जीएसएलवी MK3 का ही उन्नत वर्जन है, उन्नत प्रकार है, ठीक है, जो जीएसएलवी MK3 का ही उन्नत प्रकार है, हाँ, वो अंतरिक्ष यात्री वापस भी आएंगे। ये जो गगनयान मिशन है इसको जब हम लोग भारत के अंतरिक्ष मिशन पढ़ेंगे ना तो खूब डिटेल में पढ़ेंगे, खूब मजा आएगा आपको, ठीक है, तब पढ़ेंगे। अभी बस आप इतना जान लीजिए क्योंकि अभी हम लोग लॉन्च व्हीकल, प्रक्षेपण यान या रॉकेट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अभी क्योंकि हमको इसी पर कंसंट्रेट करना है कि रॉकेट को मैं आपको दिखा पाऊं। बाकी गगनयान मिशन के बारे में हम लोग खूब डिटेल में स्टडी करेंगे, परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो 3 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे वो वापस भी आएंगे। क्या वहीं छोड़ के थोड़ी ना चले आएंगे कि रह जाओ भैया तुम वहीं अंतरिक्ष में घूमते रहना, ऐसा थोड़ी ना करेंगे। ऐसा कर सकता है क्या कोई आदमी? ठीक है, तो ऐसा मत करो यार, समझ में आ रही बात? तो इसका उपयोग किया जाएगा। नोट हो गया बच्चों? बिल्कुल क्लियर, 100%, बिल्कुल क्लियर। चलिए तो बच्चों अब जो रॉकेट, बहुत बढ़िया दीपक बघेल भाई, इनको अंतरिक्ष में जाएंगे, अनुसंधान करेंगे, रिसर्च करेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें करें। कुछ लोग कह रहे हैं सुनीता विलियम्स भी तो गई थी, तो भैया सुनीता विलियम, कल्पना चावला, ये जो गई थी ये भारत की तरफ से नहीं गई थी, ये अमेरिका की नागरिक हैं, ये भारतवंशी हैं, यानी इनका वंश जो है भारत का है, भारत के इनके माता पिता भारत के हैं, लेकिन ये भारत की नहीं है, ये अमेरिका की नागरिक है, और अमेरिका ने यानी कि नासा ने इनको भेजा है। और जो हमारे राकेश शर्मा जी गए थे, ठीक है, 1982-83 में, तो वो एक्जैक्टली रशिया की मदद से गए थे, वो भारत के ही थे, लेकिन उनको रशिया ने भेजा था, हमने नहीं भेजा था। तो हम जो भेजेंगे अपने दम पर, अपनी तकनीक की मदद से, वो पहली बार गगनयान मिशन के थ्रू भेजेंगे, ठीक है, वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तो वो आपको आंसर मिल गया होगा। अब देखो बच्चों, मैं आपको आगे बताना चाहता था, हाँ चलो, तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। अब बच्चों PSLV GSLV के बाद आपको एक ऐसे रॉकेट के बारे में, एक ऐसे अंतरिक्ष यान के बारे में बताना चाहता हूं जिसका उपयोग कई बार किया जा सकेगा। मतलब ये है, अभी आप लोग देख रहे थे कि जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, चाहे वो PSLV हो चाहे वो GSLV हो, ये सैटेलाइट, ये लॉन्च व्हीकल जाते हैं, और उसके बाद जाने के बाद ये अंतरिक्ष में हमारे सैटेलाइट को भेज तो देते हैं, लेकिन वो वापस नहीं आते हैं। तो अभी तक चाहे वो PSLV GSLV कुछ भी हो, PSLV हो या GSLV हो, जिसका एक ही बार प्रयोग किया जा सकता है, एक ही बार सैटेलाइट को लॉन्च करने में प्रयोग किया जा सकता है, यानी एक बार लॉन्च करेंगे तो वो सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेज देता है, लेकिन वापस ये यान वापस नहीं आता है, ठीक है। तो एक ही बार उपयोग होता है, इससे बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। तो भारत पहली बार बच्चों, पहली बार एक ऐसा अंतरिक्ष यान बनाने जा रहा है
इनफैक्ट बना रहा है, जिसकी मदद से आप क्या करेंगे, सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च करेंगे, सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजेंगे और फिर ये यान सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने के बाद, ठीक है, भेजने के बाद वापस ये धरती पर उतर आएगा, ठीक है, भारत इसको वापस इसको धरती पर उतारा जा सकेगा। तो इस तरीके का अंतरिक्ष यान भारत बना रहा है जिसका पुनः उपयोग किया जा सके, बार बार उपयोग किया जा सके। अभी तक जो पीएसएलवी जीएसएलवी आप यूज कर रहे हैं उसका सिर्फ एक ही बार उपयोग कर पाते हैं, फिर दोबारा आपको लॉन्च करने के लिए दोबारा पीएसएलवी की जरूरत होती है, दूसरा जीएसएलवी बनाना पड़ता है, दूसरा पीएसएलवी बनाना पड़ता है। अब हम ऐसा यान बना रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, जो कि जाएगा सैटेलाइट को छोड़ेगा, वापस आ जाएगा और कम से कम 100 बार इसका पुनः उपयोग किया जा सकेगा, 100 बार इसका पुनः उपयोग किया जा सकेगा। ऐसा यान हम बना रहे हैं और इसी को बच्चों, इस यान को नाम दिया जा रहा है RLV। क्या नाम दिया जा रहा है? RLV, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। क्या कहा जा रहा है? रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का नाम इसको दिया जा रहा है, ठीक है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। हिंदी में पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान कहा जा रहा है, ठीक है, पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान। हिंदी में क्या बोला जाएगा इसको बच्चों? पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान बोला जाएगा। इसको हटा दीजिए, ठीक है, ये दूसरी चीज है, ठीक है, पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान। तो पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, जिसको 100 बार हम पुनः उपयोग कर पाएंगे, कई बार इसका उपयोग कर पाएंगे सैटेलाइट को भेजने के लिए, उसका उपयोग किया जा रहा है, ठीक है, भारत बना रहा है, इसरो बना रहा है इसको। इसका जो पहला परीक्षण किया था मई 23 2016 को किया था और इस मई 23 2016 में हमने ये जो मिशन लॉन्च किया था, इसमें हमने पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान यानी RLV को हमने क्या किया था, भेजा था ऊपर एक ऊंचाई तक। RLV गया था लगभग 70 किलोमीटर की ऊंचाई पर और इसको सही सलामत हमने पानी में, ठीक है, समुद्र में स्प्लैश डाउन कर दिया था, समुद्र में इसको उतार दिया था। तो ये जो पहला परीक्षण हुआ था, इसको नाम दिया गया था बच्चों RLV TD कहा गया था। RLV TD यानी टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन या प्रौद्योगिकी प्रदर्शन। ये कब किया गया था? मैंने आपको बताया 23 में 2016, ठीक है, 23 में 2016 को इसको किया गया था। तो RLV TD के नाम से इसे जाना गया। 23 मई 2016 को यह परीक्षण किया गया था और ये जो परीक्षण था वो पूरी तरीके से बच्चों सफल रहा था। लेकिन इसमें खास बात ये थी बच्चों कि इसमें क्या था कि हमने RLV को ऊपर से लॉन्च किया था और लॉन्च करने के बाद जो है इसको पानी में स्प्लैश डाउन किया था, पानी में इसको उतारा था, ठीक है, इसको जमीन पर नहीं उतारा था। अब आप कहेंगे सर क्यों जमीन पर नहीं उतारा था? इसलिए जमीन पर नहीं उतारा था क्योंकि जमीन पर हो सकता है लैंड करते वक्त कोई दुर्घटना हो जाती, हम उसे कंट्रोल ना कर पाते। तो इसलिए हमने इसको जो लॉन्च किया वो लॉन्च किया, सफलता से ये ऊपर तक गया, ऊपर के बाद ये सही सलामत कंट्रोल्ड वे में बिना जले, ठीक है, ये वापस समुद्र में उतर आया, ठीक है। तो ये जो प्रदर्शन किया गया था RLV TD, ये पूरी तरह से सफल रहा। फिर जब ये पूरी तरह से बच्चों सफल रहा तो हमने सोचा कि इस बार हम क्या करेंगे, इसको जमीन पर उतारेंगे, रनवे पर उतारेंगे, ठीक है, वापस से इसको रनवे पर उतारने की कोशिश करेंगे। तो फिर हमने क्या किया बच्चों कि एक इसका दूसरा परीक्षण किया जिसको हमने लैंडिंग प्रयोग बोला, लैंडिंग प्रयोग, या इसे बोला गया RLV LEX, ठीक है, RLV LEX। RLV LEX का मतलब रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल लैंडिंग एक्सपेरिमेंट। क्या कहा गया बच्चों? लैंडिंग एक्सपेरिमेंट या LEX कहा गया, लैंडिंग प्रयोग कहा गया। और ये जो प्रदर्शन मेरे प्यारे बच्चों किया गया, ये प्रदर्शन जो पहली बार किया गया वो अप्रैल 2 2023 को किया गया। कब किया गया इसको? इसे अप्रैल, ठीक है, 2 2023 को किया गया। इसमें क्या किया गया कि हमने हेलीकॉप्टर की मदद से RLV को, ध्यान से सुनिएगा, मजा आएगा, ठीक है, हमने हेलीकॉप्टर की मदद से RLV को, ठीक है, RLV को हम ले गए, RLV को ले गए और एक ऊंचाई पर ले गए और एक ऊंचाई से हमने हेलीकॉप्टर से इसको छोड़ दिया, इसका ड्रॉप टेस्ट किया। जब इसको हमने छोड़ा तो ये अपने रास्ते को GPS की मदद से ट्रैक करता हुआ सही सलामत जो है ये रनवे पर उतर आया, ठीक है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट कहा गया लैंडिंग एक्सपेरिमेंट, कंट्रोल तरीके से, बिल्कुल कंट्रोल्ड वे में हमने इसको लैंड कराया। मैंने आपको पहले बताया पानी में, हमने पहले परीक्षण में पानी में क्यों उतारा? क्योंकि जमीन पर उतरता तो दुर्घटना घट सकती थी, हम उसे कंट्रोल ना कर पाते। जब हमने इसको पानी में उतार लिया, जब हम समझ गए सही सलामत हम उतार सकते हैं, तो हमने लैंडिंग एक्सपेरिमेंट किया अप्रैल 2 2023 को, जिसमें हमने इसको आसमान से छोड़ा हेलीकॉप्टर की मदद से। फिर ये अपने GPS सिस्टम का यूज करते हुए रनवे पर, ये कर्नाटक में किया गया, चित्रदुर्गा एयरपोर्ट पर, ठीक है, बेंगलुरु के पास, फिर इसने रनवे पर ये सही सलामत लैंड कर गया। तो ये लैंडिंग एक्सपेरिमेंट जो हमने किया बच्चों, या लैंडिंग प्रयोग जो हमने किया, ये भी पूरी तरीके से क्या हो गया? सफल प्रयोग रहा, ठीक है, सफल प्रयोग रहा। तो इस तरीके से रनवे पर इस तरह से ये लैंड कर पाया था। ये आपको जो दिख रहा है ये रनवे पर लैंड कर पाया था बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट किया। अब ये एक्सपेरिमेंट जब हम लोगों ने कर लिया तो हम सफल हो गए। फिर मतलब सोचा गया कि बहुत बढ़िया, हम तो इसको जमीन पर भी उतार सकते हैं, तो हम बहुत खुश हुए। लेकिन फिर हमने सोचा नहीं यार, ऐसे काम नहीं चलेगा, एक बार और कर लेते हैं। पता लगा कि पहली बार में तो उतारा, दोबारा ना करता है, एक बार हम और इसको रिपीट कर लेते हैं, फिर से करके देखते हैं, हो सकता है कोई दिक्कत हो जाए। तो फिर हमने दोबारा लैंडिंग एक्सपेरिमेंट किया। और दोबारा जो लैंडिंग एक्सपेरिमेंट बच्चों किया है वो कब किया? ये जो लैंडिंग एक्सपेरिमेंट किया बच्चों, ये मार्च 22 2024 को किया। कब किया बच्चों? मार्च 22 2024 को। फिर से वही हेलीकॉप्टर की मदद से ले गए, ठीक है, उसको ऊपर से ड्रॉप किया, वो अपने GPS सिस्टम की मदद से रनवे पर सही सलामत उतर आया। तो ये मिशन, इसे बोला गया पूरी तरीके से ये सफल रहा और इसे बोला गया RLV LEX-2, ठीक है, LEX-2 कहा गया, क्योंकि ये दोबारा लैंडिंग एक्सपेरिमेंट हमने किया ना। पहली बार तो हमने 2023 में किया था, लेकिन इसी साल मार्च 22 2024, देखिए पूरा करंट अफेयर के साथ आपको अपडेट कर रहा हूं, ठीक है। तो मार्च 22 2024 को हमने लैंडिंग एक्सपेरिमेंट 2 किया, जो पूरी तरीके से सफल रहा। ये मार्च 22 2024 को किया। और फिर हमने बच्चों इस विमान का, RLV का, एक हिंदी नाम दे दिया, जिसका नाम हो गया पुष्पा, नहीं पुष्पक। आजकल पुष्पा में तुम लोग डूबे हुए हो, ठीक है। तो इस विमान का नाम दिया गया बच्चों पुष्पक, याद रखिएगा। तो अब RLV जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, जिसको हम डेवलप कर रहे हैं, जिसको कई बार हम उपयोग में ला सकते हैं, उसका अब नाम क्या रख दिया गया है बच्चों? पुष्पक नाम रख दिया गया है। क्या नाम रख दिया है? पुष्पक नाम रख दिया गया। तो ये भी सफल रहा। फिर हमने सोचा यार इतना कर लिया है, एक बार और ट्राई करते हैं, एक बार और कर लेते हैं, एक बार और ठप्पा मार देते हैं कि अब हम लोग सफल हो गए। तो लास्ट टाइम हमने फिर से ये लैंडिंग एक्सपेरिमेंट किया और ये लैंडिंग एक्सपेरिमेंट बच्चों किया गया इसी साल जून 23 को, ठीक है, जून 23 2024 को हमने लैंडिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, लैंडिंग एक्सपेरिमेंट या लैंडिंग प्रयोग तीसरा किया, ठीक है, वही जगह पर, वैसे ही ले जाकर हेलीकॉप्टर से छोड़ा और फिर उसके बाद वो सही सलामत रनवे पर उतारा है, वही जगह पे कर्नाटक में। और ये भी पूरी तरीके से क्या हो गया बच्चों? सफल हो गया। तो कुल मिलाकर हमने 2023 में एक लैंडिंग एक्सपेरिमेंट किया, 2024 में 2 लैंडिंग एक्सपेरिमेंट किए और अब ये पूरी तरह से सफल हो चुका है। अब इसमें और भी कुछ प्रयोग करने बाकी हैं। फाइनल माना जा रहा है कि 2028 तक बनकर ये तैयार हो जाएगा। तो RLV 2023-28 तक बनकर तैयार होने की संभावना है। तब हम क्या करेंगे? सैटेलाइटों को यानी कि उपग्रहों को मल्टीपल टाइम जो है वो हम एक लॉन्च व्हीकल से प्रक्षेपण
यान से भेज सकेंगे और फिर वो वापस आ सकेगा, फिर उसमें फ्यूल भर के फिर उसको कर सकेंगे, जिससे हमारा जो खर्च होगा वो काफी कुछ कम हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें काम की। तो होप कि ये सारी की सारी चीजें मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गई होंगी कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल क्या होता है, किस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है, कैसे ये इसमें कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किए हैं, ये सारी बातें आप लोगों को 100% क्लियर हो गई होंगी। हो गई बच्चों, बिल्कुल क्लियर हो गई हो? तो मैं इस चीज को तुरंत आप लोगों को शॉर्ट में लिखवा देता हूं। तो बिल्कुल क्लियर है बच्चों? जल्दी बताइए, मजा आया सारी चीजें समझकर कि कैसे कैसे इसमें काम किया गया? जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी से नोट कर लीजिए कि भारत इसरो 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 पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान, इसरो पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान का निर्माण निम्न भू कक्षा में, इसरो पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान आरएलवी, जिसे शॉर्ट में आरएलवी कहते हैं, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान का निर्माण निम्न भू कक्षा में उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए कर रहा है। उपग्रहों को निम्न भू कक्षा में प्रक्षेपित करने के लिए कर रहा है, प्रक्षेपित करने के लिए कर रहा है, कर रहा है। इसका प्रयोग भविष्य में उपग्रहों को कम से कम 100 बार, इसका उपयोग भविष्य में उपग्रहों को कम से कम 100 बार प्रक्षेपित करने के लिए किया जाएगा, प्रक्षेपित करने के लिए किया जाएगा, प्रक्षेपित करने के लिए किया जाएगा, प्रक्षेपित करने के लिए किया जाएगा। पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान का पहला परीक्षण, पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान का पहला परीक्षण 23 मई 2016 को किया गया, 23 मई 2016 को किया गया, जिसे प्रौद्योगिकी प्रदर्शन के नाम से जाना गया, जिसे प्रौद्योगिकी प्रदर्शन के नाम से जाना गया। पूरी तरह सफल रहा, पूरी तरह सफल रहा, पूरी तरह सफल रहा। इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके लैंडिंग प्रयोग, इसके बाद इसके लैंडिंग प्रयोग अर्थात इसको रनवे पर उतारने के प्रयोग, अर्थात इसके रनवे पर उतारने के प्रयोग, अर्थात इसको रनवे पर उतारने के प्रयोग 3 बार किए गए, 3 बार किए गए, जो पूरी तरह से सफल रहे, जो पूरी तरह से सफल रहे, पूरी तरह से सफल रहे। लैंडिंग प्रयोग, लैंडिंग प्रयोग कर्नाटका के चित्रदुर्गा, लैंडिंग प्रयोग कर्नाटका के चित्रदुर्गा, कर्नाटका के चित्रदुर्गा में वैमानिकी परीक्षण रेंज, लैंडिंग प्रयोग कर्नाटका के चित्रदुर्गा में वैमानिकी परीक्षण रेंज में किया गया, में किया गया, में किया गया, में किया गया। फिर ऐसे लिख लीजिएगा, पहला प्रयोग लैंडिंग आरएलवी एलईएक्स ऐसे करके लिख लीजिएगा, ठीक है। एलईएक्स 01 ये किया गया अप्रैल 2 2023 को। फिर उसके बाद दूसरा प्रयोग किया गया आरएलवी एलईएक्स 02, ठीक है। ये आपको मैंने बताया था मार्च 22 2024 को, मार्च 22 2024 को। और फिर उसके बाद आरएलवी एलईएक्स 03 किया गया, ठीक है। इसको जून 2024 को, यहां पर दिया जून 23 2024 को किया गया, तो जून 23 2024 को किया गया। तो ऐसे लिख लीजिए कि 3 प्रयोग किए गए चित्रदुर्गा पर और ये तीनों सफल रहे। और लास्ट में लिख लीजिएगा कि लास्ट में लिख लीजिएगा कि इसरो खुश रहिए ममता यादव, ठीक है बेटा। क्लास नोट्स मैं लिखवा रहा हूं, उसे लिखते रहिए, साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा आपको नोट्स में जो पीडीएफ नोट्स में कोई एक्स्ट्रा पॉइंट मिले तो उसे ऐड ऑन कर लीजिएगा। बाकी अगर आप इस नोट्स को भी अकेले पढ़ रहे हैं तो आपको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ऐड ऑन के लिए आप चाहें तो पीडीएफ का यूज कर सकते हैं, ठीक है। नहीं भारत नहीं, इससे पहले भी जो है वो लोगों के पास थे, अमेरिका वगैरह के पास ये था, ठीक है। नोट कर लिया बच्चों। फिर लास्ट में लिख लीजिएगा कि इसरो इसको 2028 तक पूर्ण करने, इस प्रोजेक्ट को इसरो 2028 तक पूर्ण करने की कोशिश कर रहा है या इसकी संभावना है, ठीक है। ये लिख लीजिएगा। तो होप मेरे प्यारे बच्चों ये आरएलवी आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, जहां पर आपने आरएलवी लिखा है ना, हेडिंग लिखी है आरएलवी या पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान, ठीक है, जहां से लिखना स्टार्ट है वहीं पर उसको शॉर्ट में पुष्पक नाम लिख लीजिएगा, जिससे ये आपको याद रहे। पुष्पक, इसका नाम क्या कर दिया गया बच्चों? पुष्पक रख दिया गया है। हो गया, चलो।
तो इसका पुष्पक नाम भी मेंशन कर लीजिएगा। तो इतनी बातें क्लियर हो चुकी मेरे प्यारे बच्चों। होप कि आपने इसको एंजॉय किया, इसको समझा, इसको जाना। ठीक है, अब क्योंकि बच्चों ये निचली कक्षा में ही जाना है, ठीक है, निचली कक्षा में ही जाना है, तो अब कोई बात नहीं अमीशा कुमारी, मैंने कहा ना कि जो एक्स्ट्रा पॉइंट मिले पीडीएफ में, क्लास नोट्स में, तो उसमें ऐड ऑन कर लेना, बाकी जो है आपको कोई एक्स्ट्रा चीज करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू ममता। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसका देवनागरी में लिखोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, दीपक बघेल राजावत। ठीक है, सुनो बच्चों, अब मैं क्या बता रहा हूं कि अब ये जो आपके मान लीजिए ये जो हमारा कह सकते हैं कि पुनः प्रयोग प्रक्षेपण यान यानी आरएलवी हम लोग बना रहे हैं, तो आरएलवी में क्या मामला है कि इसमें वही क्रायोजेनिक फ्यूल का यूज किया जाएगा, क्रायोजेनिक इंजन का यूज किया जाएगा, समझिएगा इसके बारे में। ठीक है, अब हाँ थैंक यू हिमांशी। इधर देखिए बच्चों कि आरएलवी के अंदर हम लोग वही क्रायोजेनिक इंजन का यूज करेंगे, लेकिन होता क्या है बच्चों कि इंजन जो क्रायोजेनिक इंजन होता है, ध्यान से समझिएगा, मजा आएगा इस चीज को जानकर कि ये जो क्रायोजेनिक इंजन होते हैं जो आरएलवी में कहीं पर भी यूज किए जाते हैं, तो इसमें ईंधन की जरूरत होती है, तो वो होता है हाइड्रोजन। ठीक है, आपको पता है हाइड्रोजन का उपयोग होता है, और जो इसके साथ इस ईंधन को जलाने के लिए ऑक्सीकारक की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऑक्सीकारक की आवश्यकता होती है, तो होता है क्या है, ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का यूज होता है, ये तो आपको पता है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। लेकिन एक चीज आपको जानकर आश्चर्य होगा बच्चों, बड़ी मजेदार चीज समझिएगा कि ये जो इंजन होते हैं आपके क्रायोजेनिक इंजन होते हैं, इनमें जो है वो लगभग 60% सिर्फ ऑक्सीकारक का उपयोग होता है, और सिर्फ 40% यानी एक इंजन में 40% सिर्फ फ्यूल यूज होता है। और मतलब जैसे एक सिलेंडर 100 किलोग्राम का है, मतलब मान लीजिए कि आपने क्रायोजेनिक इंजन बनाया, उसमें 100 किलोग्राम मतलब भार था आपके पूरे ईंधन का ऑक्सीकारक का मिलाकर, तो उसमें 40% सिर्फ ईंधन होता है, 60% से ज्यादा क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीकारक होता है। अब मामला यह है कि अगर ईंधन ज्यादा हो तो हम उसे लंबी दूरी तय कर सकते हैं या ज्यादा पेलोड ले जा सकते हैं, लेकिन ऑक्सीकारक इतना ज्यादा होना कि 60% सिर्फ जलाने वाला यानी ऑक्सीकारक की आवश्यकता है, तो ऐसी कंडीशन में मेरे प्यारे बच्चे ऑक्सीकारक तो जलेगा नहीं, ऑक्सीकारक तो सिर्फ जलाएगा, ठीक है, लेकिन उसका अमाउंट ज्यादा लगता है और उसकी जगह पर ईंधन का अमाउंट कंपैरेटिवली कम रहता है। तो ऑक्सीकारक जो जा रहा है हमारे साथ, मतलब हमारे ईंधन तंत्र में जो ऑक्सीकारक जा रहा है, वो तो जबरदस्ती का बोझ बन रहा है ना, मतलब वो अगर खुद जलता तब तो बात बनती कि चलो भैया ज्यादा जाएगा तो ज्यादा लंबी दूरी तय कर सकते हैं, ज्यादा भार ले जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ ये जलाने के लिए हम ज्यादा भार ले जा रहे हैं, ढो रहे हैं, और जलने वाला कम है। ठीक है, समझ रहे ना, ईंधन कम है, ऑक्सीकारक ज्यादा है क्योंकि उतनी जरूरत ही है। तो वैज्ञानिकों ने सोचा यार जबरदस्ती ऑक्सीकारक हम लोग लेकर जा रहे हैं, हम लोग कुछ दिमाग लगाते हैं। तो बच्चों यहीं पर दिमाग लगा वैज्ञानिकों का, और एक इंजन का आविष्कार किया वैज्ञानिकों ने, और उस इंजन का नाम था एयर ब्रीदिंग इंजन। क्या नाम था बच्चों? एयर ब्रीदिंग इंजन। ये एयर ब्रीदिंग इंजन बच्चों एक ऐसा इंजन होता है जो क्या करता है कि अपने साथ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीकारक को नहीं ले जाता। ये ऐसा क्रायोजेनिक इंजन होता है जो अपने साथ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीकारक को अपने साथ नहीं ले जाता, बल्कि फिर क्या होता है सर, फिर हाइड्रोजन कैसे जलेगा, यानी ईंधन कैसे जलेगा, बिना ऑक्सीजन के तो नहीं जल सकता, तो कैसे जलेगा? तो उसके लिए क्या होता है कि ये इंजन ऐसे तैयार किया जाता है कि एक तरफ से ईंधन आता है, ठीक है, एक तरफ से ईंधन आता है, यहां से ईंधन इंजेक्ट किया जाता है, इधर से ईंधन आता है, ये देखो, ठीक है, ये ईंधन यहां से ईंधन आता है, यानी कि यहां पर सिलेंडर होता है हाइड्रोजन का, यहां पर सिलेंडर होता है हाइड्रोजन का, यानी लिक्विड हाइड्रोजन का, और ये लिक्विड हाइड्रोजन इस ट्यूब से निकलकर इंजन के अंदर जहां पे जलता है ईंधन, उसका उधर जा रही है, ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है। और तो इधर ईंधन आ रहा है, इधर से ईंधन आ रहा है, और बाकी ऑक्सीजन जो इसको जलाएगी वो सिलेंडर में नहीं ले जाई जा रही है, इसको साथ में नहीं ले जाया जा रहा है, बल्कि हवा की ऑक्सीजन को ये इंजन खींचेगा, और हवा की ऑक्सीजन को खींचकर इसको लिक्विड में बदलकर और इसको कंबस्टन चेंबर में भेज देगा। ठीक है, तो जब ये रॉकेट उड़ान भरेगा तो हवा से ऑक्सीजन को खींचेगा, हवा से ऑक्सीजन को खींचकर, ठीक है, खींचकर ये किसमें भेज देगा, जहां पर दहन कक्ष होगा, ये दहन कक्ष जहां पर जो है वो ईंधन जलता है इंजन का, तो ये दहन कक्ष होगा, इस दहन कक्ष के अंदर भेज देगा, इधर ट्यूब से ईंधन आएगा, हाइड्रोजन आएगा, इधर से हाइड्रोजन आएगा, इधर से ऑक्सीजन जाएगा, हवा से खींची गई ऑक्सीजन जाएगी, ये जाएगी कंबस्टन चेंबर में, दहन कक्ष में, यहां पर ये जलेगी और फिर इससे ऊर्जा प्राप्त होगी और इससे रॉकेट उड़ेगा। तो इससे सर फायदा क्या? फायदा यह है कि जो आप ऑक्सीजन का जबरदस्ती भार लेकर जाते थे वो ले जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक ऐसा इंजन तैयार किया गया मेरे प्यारे बच्चों, सोचिए कितना मजेदार है कि जिसमें आपको ऑक्सीडाइजर जो कि 60% रहता था, ऑक्सीकारक जो 60% रहता था, जबरदस्ती का भार था, उसको ले जाने की जरूरत नहीं है। ईंधन आप जितना चाहें उतनी मर्जी से ले जाएं, और उसके बाद उस ईंधन को हम हवा की ऑक्सीजन को खींचकर उससे जलाकर और बूस्ट प्राप्त कर लेंगे, ऊर्जा प्राप्त कर लेंगे और उड़ान भर देंगे। तो इस तरीके का इंजन जो कहलाया उसे एयर ब्रीदिंग इंजन के नाम से जाना गया। एयर ब्रीदिंग इंजन क्या करता है बच्चों? ईंधन दहन के लिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग करता है। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से एयर ब्रीदिंग इंजन की शुरुआत हुई, और इस हमारा जो आरएलवी है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, उस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल में हम इसी तरीके के एयर ब्रीदिंग इंजन का उपयोग कर रहे हैं। फिर से समझ लीजिए, फिर से बता दे रहा हूं, जिन लोगों को 0.00001% का भी अगर डाउट हो तो उनको भी क्लियर हो जाए। फिर से बता रहा हूं, कंसंट्रेट करो। मैंने क्या बताया, किसी भी इंजन के अंदर, किसी भी क्रायोजेनिक इंजन के अंदर दो भाग होते हैं, एक ईंधन का भाग होता है जिसमें हम हाइड्रोजन कैरी करते हैं ईंधन की तरह से, दूसरा भाग होता है ऑक्सीकारक का जिसमें हम ऑक्सीजन ले जाते हैं ईंधन को जलाने के लिए। ठीक है, ज्यादा भार जो होता है हमारे किसी इंजन का, क्रायोजेनिक इंजन का, वो ऑक्सीकारक का होता है क्योंकि इसकी आवश्यकता ज्यादा होती है, कंपैरेटिवली जो है वो ईंधन जो है वो कंपैरेटिवली कम होता है और ऑक्सीकारक ज्यादा होता है। अब ये ऑक्सीकारक तो सिर्फ ईंधन को जलाने ले जा रहा है ना, तो किसी काम ले जा रहा है, तो अगर हम किसी तरीके से इंजन इसको हाइड्रोजन को बिना इस ऑक्सीकारक के जला पाए, बिना ऑक्सीकारक को ढोए बिना जला पाए, तब तो मजा आ जाए, तब तो ये जगह खाली हो जाएगी, इस जगह पर हम ईंधन भर सकते हैं, लंबी दूरी तय कर सकते हैं, ज्यादा भारी भार वहन कर सकते हैं। इतनी बात समझ आ रही है? तो जो हम ऑक्सीडाइजर अपने साथ ले जा रहे हैं उसको हमें कम करना है, या उसे हम ना ले जाएं, ऐसा कुछ इंजन बनाना है कि उसे ले जाने की जरूरत ना पड़े। तो इसीलिए हमने एयर ब्रीदिंग इंजन का आविष्कार किया। एयर ब्रीदिंग इंजन में क्या होता है कि ईंधन तंत्र से ईंधन आता है, ईंधन तंत्र से ईंधन आता है दहन कक्ष में जहां पर ये जलता है। इसके अलावा हम जो ऑक्सीजन का पहले सिलेंडर ले जाते थे वो नहीं ले जाएंगे, बल्कि इसकी जगह पर क्या होगा, हवा की ऑक्सीजन को, ये इंजन ऐसा तैयार किया जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा कि ये हवा की ऑक्सीजन को ही खींचकर और उसे ही दहन कक्ष में, कंबस्टन चेंबर में भर देता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि ये ऑक्सीजन जाती है और जाकर हाइड्रोजन को जलाकर बूस्ट प्राप्त कर लेती है, ऊर्जा प्राप्त कर लेती है
और जो है वो रॉकेट जो है वो उड़ान भर देता है। तो इस तरीके का जो स्पेशल इंजन है मेरे प्यारे बच्चों, उसे एयर ब्रीदिंग इंजन बोलते हैं, जो हवा में उड़ते हुए क्या करता है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन को खींचकर उसी से हाइड्रोजन को जलाता है। अलग से सेपरेट तरीके से ऑक्सीडाइजर ऑक्सीकारक की तरह से लिक्विड ऑक्सीजन को ले जाना नहीं पड़ता है। फायदा क्या होता है, इससे क्या होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा ईंधन रख सकते हैं या ज्यादा से ज्यादा भार बढ़ा सकते हैं। तो हो मेरे प्यारे बच्चों, एयर ब्रीदिंग इंजन क्या होता है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी और दोबारा मैंने आपको समझा दिया, समझ में आ गई होगी तो बड़ी शानदार है, बहुत बढ़िया है ना। तो ये बात समझ में तो बिल्कुल बात क्लियर बच्चों, ये बात बिल्कुल बात समझ में आ गई कि क्यों ये एयर ब्रीदिंग इंजन यूज किया जाता है। इसको एक लाइन में लिख लीजिएगा कि एयर ब्रीदिंग इंजन ईंधन एयर ब्रीदिंग इंजन ऑक्सीकारक के अतिरिक्त भार को, एयर ब्रीदिंग इंजन ऑक्सीकारक के अतिरिक्त भार को कम करने का अतिरिक्त भार को वहन करने के वहन को कम करने का, अतिरिक्त भार के वहन को कम करने का एक तरीका है या एक तकनीक है, जिसमें हाइड्रोजन को जलाने के लिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है, जिससे ऑक्सीकारक का अतिरिक्त भार वहन नहीं करना पड़ता, जिससे यान में ऑक्सीजन का या ऑक्सीकारक का अतिरिक्त भार वहन नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो ऐसे बना लीजिएगा, इधर से हवा से ऑक्सीजन जा रही है, उधर ईंधन तंत्र से ईंधन जा रहा है, वहां पर दहन कक्ष में वो जल रहा है, ठीक है। तो इसको मैंने लिखवा भी दिया, मिसाइल में भी ये टेक्नोलॉजी यूज होती है, बना लीजिए बच्चों। बना लिया बच्चों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, इसमें सारा फिल्टर सिस्टम होता है, अब तुम एयर ब्रीदिंग इंजन थोड़ी ना बना पाओगे, बस समझ लो क्या होता है इसमें, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चे, श्वेता पवार, वैज्ञानिक प्रमाणों के मुताबिक स्पेस में ऑक्सीजन है ही नहीं, तो स्पेस में जहां तक ऑक्सीजन है वही यूज करेंगे, और स्पेस में ऑक्सीजन जो है वो 200 हमें से 300 से 400 किलोमीटर आरएलवी को ले जाना, वहां तक इतनी ऑक्सीजन हमें मिल जाएगी कि हमारा काम हो जाएगा, उसके ऊपर हमें नहीं जाना है, हम वहीं तक उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो आप परेशान मत होइए, ठीक है। समझ में आ गया कुणाल कुमार यादव, आपका भी वही क्वेश्चन है। तो जहां स्पेस में जो ऑक्सीजन है वो आराम से कई हजार किलोमीटर तक है, अमाउंट कम हो जाता है, यानी कि उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, लेकिन इतनी ऑक्सीजन है, बाकी हमें सिर्फ 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाना है, वहां तक इतनी सफिशिएंट ऑक्सीजन हमें मिल जाएगी कि हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। आगे हमें जाना ही नहीं है, क्योंकि हम इस आरएलवी को हम किसके लिए बना रहे हैं, पहले भी मैं लिखवा चुका, लो अर्थ ऑर्बिट के लिए बनवा रहे हैं, निम्न भूकक्षा के लिए, ठीक है। बिल्कुल बात क्लियर। हाँ, मिसाइल में भी ये टेक्नोलॉजी यूज होती है निखिल भाई, एक बार बता चुका हूं, ठीक है, बिल्कुल बात क्लियर। चलिए, अब यहां पर ये जो एयर ब्रीदिंग इंजन होता है बच्चों, सुनिएगा, ये जो एयर ब्रीदिंग इंजन मैंने बताया था, एयर ब्रीदिंग इंजन, ये एयर ब्रीदिंग इंजन बच्चों दो तरीके का होता है। एक होता है, उसका नाम होता है टर्बो रामजेट इंजन, टर्बो रामजेट, और दूसरा जो इंजन होता है वो होता है टर्बो स्क्रैमजेट, ठीक है, स्क्रैमजेट इंजन। तो दो तरीके के ये एयर ब्रीदिंग इंजन होते हैं, एक टर्बो रामजेट और दूसरा होता है टर्बो स्क्रैमजेट, ठीक है। इसमें फर्क क्या होता है, काम वैसे ही करते हैं, काम बिल्कुल वैसे करेंगे, हवा से ऑक्सीजन को खींचेंगे, जलाएंगे, ठीक है, लेकिन इनमें फर्क क्या होता है, इस फर्क को आप समझ लीजिए। तो बच्चों समझिएगा, कि सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे से सुनिएगा बच्चों, कि हवा में, ठीक है, जो ध्वनि होती है, ठीक है, जो ध्वनि होती है उसकी जो चाल होती है, ध्वनि चाल जो होती है हवा में 0 डिग्री सेल्सियस पर, हवा में 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की जो चाल होती है वो होती है 332 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, 332 मीटर प्रति सेकंड, कभी कभी 334 भी लिखा रहता है, लेकिन 332 34 हम 332 मानते हैं। तो 332 मीटर प्रति सेकंड, हवा में 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है। इस स्पीड को मेरे प्यारे बच्चों, इस चाल को हम लोग 1 मैक कहते हैं, 1 मैक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 1 मैक। याद रखिएगा, 1 मैक का मतलब होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। ये है क्या, 0 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की चाल है, ठीक है, ये तो ठीक है, ध्वनि की चाल है, तो इसे बोलते हैं 1 मैक। अगर मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा बहुत अच्छे से, कि अगर किसी भी हवाई जहाज की, किसी भी फाइटर जेट की, किसी भी मिसाइल की अगर स्पीड 332 मीटर प्रति सेकंड से कम है, यानी 1 मैक से कम है, तो इस तरीके के जो जहाज होते हैं उन्हें बोलते हैं बच्चों, या इस तरीके की मिसाइल या इस तरीके के स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्षयान को हम बोलते हैं सबसोनिक। क्या कहते हैं उसे, सबसोनिक, ठीक है, सबसोनिक, ठीक है। तो सबसोनिक अंतरिक्षयान कौन से हो गए, या एयरक्राफ्ट हो गए जिनकी स्पीड 332 मीटर प्रति सेकंड से कम, अर्थात 1 मैक से कम है, ठीक है। इसी जगह पे बच्चों, अगर किसी भी यान की या अंतरिक्षयान की स्पीड 1 मैक से लेकर 5 मैक तक है, 1 मैक से लेकर 5 मैक तक, मतलब 332 मीटर प्रति सेकंड हो, या उसका 2 गुना हो, या उसका 3 गुना हो, या उसका 4 गुना हो, या उसके 5 गुने तक, तो 1 मैक से लेकर 5 मैक तक की स्पीड वाला कोई अंतरिक्षयान, कोई भी जो है वो रॉकेट कुछ भी है, तो अगर उसकी स्पीड इतनी है 1 मैक से लेकर 5 मैक तक है, तो ऐसे यानों को हम लोग बोलते हैं सुपरसोनिक। क्या बोलते हैं बच्चों, सुपरसोनिक कहते हैं, ठीक है। होप कि ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, सुपरसोनिक कहा जाता है। और अगर मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसकी स्पीड, ठीक है, स्पीड कोई भी अंतरिक्षयान है, फाइटर जेट है, वो सब है, अगर उनकी स्पीड 1 मैक से 5 मैक
से भी ज्यादा हो, 5 मैक से भी ज्यादा हो, इससे भी ज्यादा हो, 5 मैक से भी ज्यादा हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं हाइपरसोनिक। क्या बोलते हैं? हाइपरसोनिक। ठीक है, तो 5 मैक से स्पीड ज्यादा हो तो ऐसे अंतरिक्षयानों को या ऐसी मिसाइल को हम लोग हाइपरसोनिक कहते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। फिर से मैं बता दे रहा हूं, क्या मैंने बताया? हवा में 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, यानी कि इसे बोला जाता है 1 मैक। अगर 1 मैक से कम की स्पीड पर कोई अंतरिक्षयान, कोई मिसाइल उड़ान भरती है तो उसे सबसोनिक मिसाइल, सबसोनिक अंतरिक्षयान बोलते हैं। 1 मैक या 1 मैक से 2 मैक, 3 मैक, 4 मैक, 5 मैक तक अगर कोई उड़ान भरता है तो उसे सुपरसोनिक कहते हैं। ठीक है, सुपरसोनिक कहते हैं। और अगर 5 मैक से भी ज्यादा तेज से उड़ान कोई भी अंतरिक्षयान या मिसाइल करती है तो उसे हाइपरसोनिक कहते हैं। ठीक है, तो सबसोनिक क्या होता है, सुपरसोनिक क्या होता है, हाइपरसोनिक क्या होता है? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल 100% हमेशा के लिए क्लियर हो जाना चाहिए। बिल्कुल क्लियर है बच्चों? बिल्कुल बात क्लियर है? ठीक है, तो सबसोनिक ऐसे बना लो, बस इसको समझना है, कहीं पे लिखने को नहीं आएगा। तो ये मत एक्सपेक्ट करना कि तुमसे मैं फिर से लाइन बाय लाइन तुमको लिखवाऊंगा, ये कहीं लिखने को नहीं है, सिर्फ तुमको समझाने के लिए मैंने बताया और तुम्हें सिर्फ समझना है सबसोनिक क्या होता है, सुपरसोनिक क्या होता है और हाइपरसोनिक क्या होता है। बिल्कुल बात क्लियर? नहीं, केमिकल नेम नहीं पूछता है। ठीक है, बिल्कुल बात क्लियर बच्चों? नोट कर लिया आप लोगों ने? सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक क्या होता है? बिल्कुल बात क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब यहां पर मेरे प्यारे बच्चे, ये जो था एयर ब्रीदिंग इंजन, टर्बो रामजेट और स्क्रैमजेट। अब टर्बो रामजेट जो इंजन था, या बस काम उसी तरह से करेगा, यानी हवा में ऑक्सीजन को खींचेगा, ठीक है, और उसको हाइड्रोजन को जलाएगा। ये भी टर्बो रामजेट भी, स्क्रैमजेट भी। लेकिन टर्बो रामजेट क्या करता है बच्चों? सुपरसोनिक स्पीड पर काम करता है। ठीक है, ये किस पर काम करता है बच्चों? सुपरसोनिक चाल पर काम करता है, सुपरसोनिक चाल पर काम करता है। यानी यान की स्पीड अगर सुपरसोनिक रही, यानी कि 1 मैक से 5 मैक के बीच में रही, तो टर्बो रामजेट इंजन का उपयोग किया जाएगा। और टर्बो जो स्क्रैमजेट इंजन होता है, ये भी एयर ब्रीदिंग इंजन है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये हाइपरसोनिक स्पीड पर काम करता है। तो ये चीज नोट कर लीजिए, हाइपरसोनिक स्पीड पर यानी हाइपरसोनिक चाल पर काम करता है, यानी यान की स्पीड जब हाइपरसोनिक हो जाती है तब जो है टर्बो स्क्रैमजेट इंजन का यूज किया जाता है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, टर्बो ये आगे लिख लीजिए, वहीं पर लिख लीजिए कि जो एयर ब्रीदिंग इंजन होते हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एयर ब्रीदिंग इंजन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला टर्बो रामजेट इंजन जो सुपरसोनिक चाल पर काम करता है, यान की सुपरसोनिक चाल पर काम करता है। फिर से नोट कर लीजिए, क्या मैंने बताया कि एयर ब्रीदिंग इंजन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला टर्बो रामजेट इंजन जो यान की सुपरसोनिक चाल पर काम करता है, और दूसरा होता है टर्बो स्क्रैमजेट इंजन जो कि मुख्यतः जो है वो हाइपरसोनिक चाल पर काम करता है। क्या करता है? हाइपरसोनिक चाल पर काम करता है। ठीक है, अब सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक क्या होता है, इसीलिए मैंने आप लोगों को सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक और सबसोनिक बता दिया था, जिससे कि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। तो अब आपको सुपरसोनिक, सबसोनिक, हाइपरसोनिक भी क्लियर हो गया। साथ ही साथ आप लोगों को ये जो है वो टर्बो रामजेट और टर्बो स्क्रैमजेट इंजन भी क्लियर हो गया। बिल्कुल बात क्लियर बच्चों? सबसोनिक पर नहीं काम करता, सबसोनिक पर हम लोग नहीं यूज करते। ठीक है, तो बिल्कुल बात क्लियर बच्चों? कोई बात नहीं सुजीत प्रजापति, दोबारा देख लीजिएगा वीडियो रिकॉर्डिंग। इतना आराम से बताने पर भी नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब आपका दिमाग यहाँ नहीं है। सॉरी, बुरा लगा ना? बुरा लगना भी चाहिए, इसीलिए कहा। इतना आराम से एक एक लाइन ऐसे से बताओ यार, थोड़ा सा तो तरस खाया करो। बिल्कुल बिल्कुल बात क्लियर बच्चों? बिल्कुल एक एक चीज निकाल निकाल कर बताता हूं। हाँ, कुछ इंजन होते हैं परमवीर भाई जो कि एक से दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल क्लियर? ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एलियक्स जो है अपराजिता भेजा गया था, 3 किलोमीटर की ऊंचाई से ले जाकर उसको ड्रॉप किया गया था। ठीक है, तो बच्चों ये बात मैंने बता दिया कि एयर ब्रीथिंग इंजन, टर्बो रामजेट, टर्बो स्क्रैमजेट एक सुपरसोनिक पर एक हाइपरसोनिक पर काम करेगा। सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक क्या होता है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, तो होप मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो बहुत बढ़िया। चलिए अब बात करते हैं बच्चों दूसरा, एक नए रॉकेट, यानी कि अभी हम लोगों ने एक नया रॉकेट बनाया है, और ये जो नया रॉकेट है बच्चों, इसे हम लोग लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान बोलते हैं, या इसे एसएसएलवी कहा जाता है। एसएसएलवी का मतलब स्मॉल, ठीक है, सैटेलाइट, ठीक है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या एसएसएलवी कहा जाता है, लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान कहा जाता है। ये जो लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान है बच्चों, इसे अभी अभी भारत ने बनाया है। ठीक है, और यहां पर, ठीक है, बात समझिएगा, ठीक है, अब यहां पर क्या है, ये यान है, और ये जो यान है बच्चों, ये मुख्यतः जो है वो ठोस ईंधन से चलता है। किससे चलता है? मुख्यतः ठोस ईंधन से चलता है। ना इसमें तरल ईंधन यूज होता है और ना इसके अंदर क्रायोजेनिक ईंधन का उपयोग कहा जाता है। तो मुख्यतः ये किससे चलता है बच्चों? मुख्यतः, ठीक है, मुख्यतः यह ठोस ईंधन से चलता है। लास्ट स्टेज में थोड़ा सा तरल ईंधन का उपयोग करते हैं, लेकिन मुख्यतः ये ठोस ईंधन से चलता है। ठीक है, ये क्या करता है बच्चों? ये पृथ्वी की निचली कक्षा में, यानी निम्न भूकक्षा में 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर 300 से लेकर 500 किलोग्राम के सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता है। ठीक है, लॉन्च कर सकता है। और इसकी जो सबसे खास बात है, जैसे कि अब सर ये काम तो पीएसएलवी भी कर सकता था, ये काम तो सर जीएसएलवी भी कर सकता था। समझिए मेरे प्यारे बच्चों, शांति से थोड़ा सा टाइपिंग रोक के समझिए कि सर 500 किलोग्राम का सैटेलाइट, 300 से 500 किलोग्राम का सैटेलाइट 500 किलोमीटर की लो अर्थ ऑर्बिट में, ये काम तो पीएसएलवी भी कर रहा था, जीएसएलवी भी कर रहा था, तो सर एसएसएलवी को बनाने की क्या जरूरत हुई? ये लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान बनाने की क्यों जरूरत हुई? तो देखो बच्चों, अगर हम इस तरीके के सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए पीएसएलवी या जीएसएलवी का यूज करेंगे तो उसमें कम से कम 3 महीने का वक्त लगता है। ठीक है, 3 से 4 महीने का वक्त लग जाता है पीएसएलवी और जीएसएलवी से किसी सैटेलाइट को इतनी ऊंचाई पर भेजने के लिए। तैयारी होती है, पूरा का पूरा यान बनाया जाता है, फिर उसमें सैटेलाइट को रखा जाता है, लॉन्च किया जाता है। लेकिन इसकी खास बात यह है, एसएसएलवी की खास बात यह है मेरे प्यारे बच्चों, कि ये ठोस ईंधन से चलता है, तो एक सस्ता पड़ता है, और दूसरा
सिर्फ 72 घंटे के अंदर इस यान को तैयार किया जा सकता है। 72 घंटे के अंदर इस एसएसएलवी को तैयार करके हम रॉकेट को लॉन्च कर सकते हैं। तो अब बेटा जरूरत इस बात की है ना, पहले क्या होता था कि मान लीजिए आप किसी छोटे से शहर में रहते हैं, तो दिल्ली में कोई सामान मंगाना होता था तो कोई महीनों में जाता था, तो उसे कहते थे तो वो लेकर आता था। फिर जो है ई कॉमर्स का जमाना आ गया, तब लोगों ने कहा कि भैया आप ऑर्डर करिए, 15 दिन में आपके घर पर सामान आ जाएगा। फिर जमाना और मॉडर्न हुआ तो एक हफ्ते में घर पर सामान आने लगा। फिर उसके बाद वन डे डिलीवरी होने लगी, जो आप लोग इधर क्या बोलते हैं अमेजॉन पे या फिर फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर करते हैं, फिर वन डे डिलीवरी स्टार्ट हो गई क्योंकि लोगों को जल्दी चाहिए था। अब क्या हो गया है, ब्लिंकिट का जमाना आ गया है। ठीक है, अब आपको इंस्टामार्ट का जमाना आ गया है कि जहां पर ब्लिंकिट मतलब पलक झपकते ही आपके घर पे सामान आ जाए, तो अब वो जमाना आ गया है। तो वैसा ही अब क्योंकि फ्यूचर में बहुत सारे सैटेलाइट भेजने पड़ेंगे, तो हम इतना 3 महीने का इंतजार नहीं कर सकते हैं। तो हमें कुछ ऐसे लॉन्च व्हीकल बनाने पड़ेंगे जो जल्दी से जल्दी सैटेलाइट को डिलीवर करें लो अर्थ ऑर्बिट में, निम्न भूकक्षा में। तो उसके लिए जो सस्ता भी पड़े और जल्दी भी डिलीवर पड़े, तो उसके लिए सबसे बेहतर है एसएसएलवी। तो एसएसएलवी को हमने मुख्यतः किस लिए बनाया है, लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, सस्ते में लॉन्च करने के लिए और जल्दी लॉन्च करने के लिए। इसीलिए हमने बनाया है इसको एसएसएलवी को। और एसएसएलवी के लिए एक स्पेशल अंतरिक्ष उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र बन रहा है। अभी तक जो भी प्रक्षेपण होते हैं, लॉन्च होते हैं, वो कहां पर होते हैं, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश से होते हैं, आपको पता है। ठीक है, तो लेकिन अब इसमें इसको लॉन्च करने के लिए, एसएसएलवी को लॉन्च करने के लिए तमिलनाडु में कुलशेखरपट्टनम नाम की जगह पर एक नया स्पेस पोर्ट बनाया जा रहा है, एक लॉन्चिंग की साइट बनाई जा रही है, जहां पर स्पेशली एसएसएलवी लॉन्च किए जाएंगे, क्योंकि दुनिया इसी एसएसएलवी से जल्दी में और सस्ते में लॉन्च करवाना चाहती है। तो इसलिए उसके लिए एक अलग स्पेस पोर्ट, एक अलग प्रक्षेपण स्थल बनाया जा रहा है, जो कुलशेखरपट्टनम तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। तो होप मेरे प्यारे बच्चों एसएसएलवी की क्या खास बात है आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो बिल्कुल बात क्लियर हो गई बच्चों। जल्दी से इसके बारे में लिख लीजिएगा कि लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान, जल्दी से लिखिएगा बच्चों, लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान, लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान एसएसएलवी, लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान एसएसएलवी मुख्यतः ठोस ईंधन से चलने वाला एक छोटा प्रक्षेपण यान है, एक छोटा प्रक्षेपण यान है, मुख्यतः ठोस ईंधन से चलने वाला, ठीक है, एक छोटा प्रक्षेपण यान है, जिसकी मदद से निम्न भूकक्षा में लगभग 500 किलोमीटर पर, निम्न भूकक्षा में लगभग 500 किलोमीटर पर, निम्न भूकक्षा में लगभग 500 किलोमीटर पर 300 से लेकर 500 किलोग्राम के सैटेलाइटों को, 300 से लेकर 500 किलोग्राम के उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जाता है। 300 से लेकर 500 किलोग्राम के उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जाता है, प्रक्षेपित किया जाता है। अंबिया पहली दूसरी तीसरी क्लास करो, बिना क्लास पढ़े आया मत करा करो यार, तुम लोग थोड़ा सा तो चीजें करो। पहली दूसरी क्लास करी नहीं है, आज क्लास में बैठे हैं तो पता लगा कि क्या करता है क्या नहीं करता है सैटेलाइट को, जरा सर बता दीजिए। ठीक है, तो पहली दूसरी तीसरी क्लास रिकॉर्डेड है, जाके देखो। ठीक है, इतना डिटेल में पढ़ाया गया है, जान लगा के पढ़ाया गया है, फिर से इनको बताओ, स्पेशली आए हुए हैं वीवीआईपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ठीक है, तो हाँ किया जाता है इस प्रक्षेपण यान को मात्र 72 घंटे के अंदर तैयार कर, इस प्रक्षेपण यान को मात्र 72 घंटे के अंदर तैयार कर उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जा सकता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान के प्रक्षेपण के लिए, लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान के प्रक्षेपण के लिए एक नया स्पेस पोर्ट अथवा प्रक्षेपण स्थल का निर्माण, नए स्पेस पोर्ट या प्रक्षेपण स्थल का निर्माण तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टनम में हो रहा है, या किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, ये बता दिया। बाकी जो है इसकी जो पहली उड़ान थी, ठीक है, पहली उड़ान जो है वो हम लोगों ने 7 अगस्त 2022 को की थी, जो असफल हो गई थी। ठीक है, इसकी पहली उड़ान क्या हो गई थी बच्चों, असफल हो गई थी 7 अगस्त 2022 को। फिर इसकी एसएसएलवी D2 नाम की दूसरी उड़ान हमने करी थी 10 फरवरी 2023 को, जो पूरी तरीके से सफल हो गई थी। D2 का मतलब होता है डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि हम इसको एक बार ट्राई कर रहे थे, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, परीक्षण कर रहे थे। तो जो पहला परीक्षण किया गया था वो असफल हुआ था। D2 एसएसएलवी D2 जो है वो 10 फरवरी 2023 को किया गया था, जिसकी मदद से EOS 7 नाम के सैटेलाइट को भेजा गया था, सफल हो गया था। और इसका जो तीसरा परीक्षण हमने अभी किया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, वो अभी किया है 16 अगस्त को हमने इसका तीसरा परीक्षण किया है एसएसएलवी D3 के नाम से, जो लास्ट परीक्षण था इसका, और ये पूरी तरीके से सफल हो गया। इसकी मदद से हम लोगों ने जो है वो EOS D3 नाम का सैटेलाइट भेजा था। ठीक है, तो 16 अगस्त को इसका तीसरा परीक्षण किया गया, थर्ड और लास्ट परीक्षण किया गया, और ये सफल हो गया। तो कुल मिलाकर 3 परीक्षण किए जाने थे, एक असफल रहा, 2 सफल रहे, फाइनली इसे सफल अब ये मान लिया गया कि अब कोई परीक्षण नहीं किया जाएगा, बल्कि अब इससे सीधे सैटेलाइट को, देसी विदेशी सैटेलाइटों को इसकी मदद से भेजा जाएगा। ठीक है, भेजा जाएगा, और ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो ओवरऑल नोट कर लीजिए इसको कि इसका पहला परीक्षण 7 अगस्त 2022 को किया, असफल रहा। दूसरा परीक्षण 10 फरवरी 2023 को किया, सफल रहा। और तीसरा परीक्षण इसका एसएसएलवी D3 के नाम से 16 अगस्त को किया, 16 अगस्त इसी 2024 को, 16 अगस्त 2024 को किया, जो पूरी तरीके से सफल रहा। तो इसके जो एसएसएलवी के जितने भी परीक्षण हैं वो सफल हो चुके हैं, और मतलब 2 परीक्षण सफल हो गए हैं, अब इसे सफल मान लिया गया है, और फाइनली अब इसकी मदद से सैटेलाइट को लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, तो होप मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल बात क्लियर हो गई, बिल्कुल बात क्लियर बच्चों, मजा आया ये सारी चीजें जानकर। तो हम लोगों ने PSLV पढ़ा, GSLV पढ़ा, ठीक है, RLV पढ़ा, ठीक है, HLVM3 पढ़ा,
एसएसएलवी पढ़ा, ये सारी चीजें पढ़ी। मुझे लगता है कि जितने रॉकेट भारत के पास हैं, प्रक्षेपण यान भारत के पास हैं, वो सब के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया और मुझे लगता है कि सब के बारे में आप लोगों को क्लियर हो गया होगा किससे कितना कितने किलोग्राम का सैटेलाइट और कहां कहां भेजा जा सकता है। ये सारी की सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। बिल्कुल बात क्लियर हुआ बच्चों? मजा आया ये सारी चीजें जानकर? बिल्कुल क्लियर 100%। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब हम लोगों का बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट होगा कल, जैसे भारतीय अंतरिक्ष मिशन के बारे में, इनके बारे में, चंद्रयान के बारे में, गगनयान के बारे में, मंगलयान के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में, भविष्य में भेजे जाने वाले यानों के बारे में, उन सब के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। लाइव जरूर आकर लाइव क्लास कीजिएगा, रिकॉर्डेड के चक्कर में मत पड़िएगा, बहुत आनंद आएगा नेक्स्ट उसमें क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब हम लोग जो है वो इस क्लास में इन सब चीजों को, ठीक है, इस तरीके से ये क्लास जो है वो कंप्लीट, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है।